देखिए तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से मतलब कि एंड किया था, है ना। आज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझाने आ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, टाइप ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करूं तो अपने पास दो टाइप के, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं। अपने पास दो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं। पहला होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई लिखेगा नहीं अभी, समझने में ध्यान लगाइएगा, घर के लिए नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले करने आ रही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप यहाँ पर उन वेक्टर्स को जोड़ोगे जिनके बीच का एंगल ना 0 डिग्री हो ना 180। खैर 0 और 180 वाले को जोड़ सकते हो आप इससे, लेकिन अगर आप 0 और 180 के अलावा कोई दूसरा एंगल देखोगे तो इनके अलावा नहीं जोड़ पाओगे। 0 और 180 वाले जुड़ जाएंगे इनसे, लेकिन वो 0 और 180 वाले नॉर्मली भी जुड़े और सबट्रैक्ट पे आते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे वेक्टर्स भी होते हैं जिनके बीच में कुछ एंगल हो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो उनको ऐड करने के लिए आप इसके अलावा दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो भैया पहला कर रहे हैं हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी डेरिवेशन आने की संभावना बहुत कम होती है, तो मैं इसको मात्र 60% रखता हूं आने की संभावना, ठीक है। तो मतलब कम आएगा। बाकी इसका फॉर्मूला और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला डिट्टो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मान लीजिए आपका ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। आपको बता दूं कि एंगल जो होता है हमेशा दो डायरेक्शन के बीच में होता है। क्या होता है? जब भी एंगल बनेगा तो हमेशा दो डायरेक्शंस के बीच में बनेगा, ठीक है। और डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है? नहीं होता। डायरेक्शन के पास कोई मैग्नीट्यूड, मतलब ये एक बोल दो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया। तो एक वेक्टर ए ये रहा, दूसरा वेक्टर बी ये रहा। बी की डायरेक्शन ये है, ए की डायरेक्शन ये है। तो दो डायरेक्शन के बीच में क्या बनता है? एंगल। यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ये होगा। समझ में बात नहीं? दोबारा देखो, रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा भैया ए की डायरेक्शन, ए वेक्टर तो इतना ही है, ए वेक्टर तो आपका इतना ही है, लेकिन ए की डायरेक्शन क्या है? ये है ना। है डायरेक्शन को मैं डॉट लाइन से बनाऊंगा ऐसे करके, अभी पता लग जाएगा आपको। और बी की डायरेक्शन क्या है? ये ए की डायरेक्शन ये रही, बी की डायरेक्शन ये रही, यानी ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ये होगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास भी है दो वेक्टर है। वेक्टर नंबर एक ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है। ए की डायरेक्शन ऊपर है, सॉरी, ए की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और बी की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा। थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। समझ गया? अब मैं बोलूं इनका रिजल्ट निकाल के दिखा दीजिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं जितनी आपके पास अब तक की नॉलेज है वो किसी काम की नहीं है इनका रिजल्ट निकालने के लिए। वो बिल्कुल यूजलेस है, नहीं निकाल सकते आप इसका रिजल्ट। तभी दो लॉ दिए गए, पहला ट्राइंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। चलो इसको पहले ट्राइंगल बना दे। अच्छा, इसका पहले ट्राइंगल लॉ कहता क्या? ट्राइंगल लॉ इसके रिजल्ट के निकालने की बात करता है। ट्राइंगल लॉ कहता है कि पहले वेक्टर को क्या एज्यूम कर लो? ट्राइंगल की पहली साइड। क्या कर लो?
ट्राइंगल कितनी साइड होती है? 4 साइड होती है, 3 होती। तो पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा? दूसरा वेक्टर ट्राइंगल की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो तीसरा, अब देखिए 2 वेक्टर का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए? पहला वेक्टर ट्राइंगल की पहली साइड, दूसरा वेक्टर, और जो उनका रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की, यही है आपका पैरेललोग्राम लॉ, प्रोवाइडेड दैट बोथ वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मीनिंग ये होता है कि जैसे आप प्रार्थना में खड़े होते हो तो सबका मुंह एक तरफ होता है ना, वो ऑर्डर सेम है। लेकिन जब आप एक दूसरे से पंचायत करने लगते हो तो क्या होता है, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी वेक्टर है, और सेम ऑर्डर का मीनिंग यहां से आप ऐसे भी सोचते हो कि एक का हेड दूसरे की टेल से मिल रहा है। जैसे यहां पर देखो, ए वेक्टर का जो हेड है, ए वेक्टर का जो हेड है वो बी की टेल से मिल रहा है, ये इसे हेड कहते हैं, और ये पीछे वाला पोर्शन तो इसे टेल कहते हैं। तो यहाँ पर ए का हेड बी की टेल से मिल रहा है, तो इस तरह से हम कहते हैं सेम ऑर्डर वेक्टर। क्या कहते हैं? अगर दोनों की टेल मिले या दोनों का हेड मिले तो क्या कहते हैं? इसे अपोजिट ऑर्डर वेक्टर्स। क्या कहते हैं? तो ट्राइंगल लॉ आपका सेम ऑर्डर वेक्टर्स पे अप्लाई होता है। दोबारा एक बार और स्टेटमेंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। ट्राइंगल की पहली साइड पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ट्राइंगल की दूसरी साइड तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट होगा वो ट्राइंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे ट्राइंगल का बन रहा है भाई, यार बड़ी समस्या आ गई। अब बन रहा है, देखो वेक्टर, देखो ट्राइंगल यहां पे बी बना दे इसको ट्राइंगल, बोलो हाँ बना दो। ये वेक्टर ये रहा। अब 2 वेक्टर का रिजल्ट भी क्या होगा? वेक्टर ही। दूध प्लस दूध, चावल प्लस चावल, तो भैया वेक्टर प्लस वेक्टर, वेक्टर के पास क्या क्या होता है? अभी जो मैं निकाल रहा हूं वो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अलग से निकालूंगा। और ये ध्यान रखना, डायरेक्शन वेक्टर की जो दी जाती है वो उसके एंगल से दी जाती है, कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इतना एंगल पे है, इतना, वो भी तो डायरेक्शन ही है। अगर मैं बोलूंगा जमीन के साथ 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसकी डायरेक्शन ही तो बता रहा है एक्चुअल में 90 डिग्री, तो एंगल यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भैया, आते मुद्दे पे और बना देते हैं इसको ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल बन गया एक, उस ट्राइंगल की एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, लेकिन ये वाली साइड क्या होगी? रिजल्ट होगी। ये साइड क्या होगी? रिजल्ट होगी। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय पहली साइड, दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय तीसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये बन गया ट्राइंगल, और ये रहा आपका रिजल्ट जो कि तीसरी साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है, ये है वेक्टर का डायरेक्शन, ये है वेक्टर की, कौन से वेक्टर की? रिजल्ट वेक्टर की। ठीक है, तो लिख देते हैं भैया, ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? थीटा क्या है? अच्छा लिख दिया वो तो। बीटा क्या है? डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। और आर क्या है? ट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है भैया, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अभी भी आर, आप आर को आर नहीं निकाल सकते, आप आर की वैल्यू अभी भी निकाल नहीं सकते। इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, ये था के, ये था एल, ये क्या था? ए बी वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया? के एल। क्या नाम दे दिया? और के एल को एक्सटेंड कर दिया कहां तक? एम तक। कहां तक एक्सटेंड कर दिया? ये लिखूंगा मैं अभी, रुक जाइए। ठीक है, तो एक्सटेंड के एल अप टू एम एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, और हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, ये ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर। ठीक है, एम एन, हमने क्या किया? के एल को एम तक एक्सटेंड कर दिया, और एल एम के ऊपर एक एम एन क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, समझ गए? तो अब आपको ये क्या दिख रहा है?
क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या दिखेगा? यदि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का बेस पता हो और उसका परपेंडिकुलर पता हो तो हम उसका हाइपोटेन्यूस यानी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर यहां पर क्या है? रिजल्टेंट। और यहां पर जो है वो हाइपोटेन्यूस बेस राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है भैया, तो हमें यही तो निकालना आर यानी हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए अपने को कम से कम बेस और परपेंडिकुलर का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि ससुरा यहाँ पे ना तो बेस पता है मुझे पूरा और ना ही परपेंडिकुलर पता है। चलो निकालते हैं। तो भैया ये हो गया एम। चलो पहले पैरेललोग्राम लो कर लीजिए तो, और ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो अकॉर्डिंग टू स्लो, according to this law, a first vector is represented by first side of the triangle। स्टेटमेंट लिख नहीं आती भैया, बता रहा हूं मैं। साइड ऑफ द ट्राइंगल कोमा सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय the second side of the triangle, then their resultant is represented by third side of the triangle, provided both vectors are in सेम ऑर्डर। मतलब एक का है दूसरे की टेल से क्या कर रहा हूं? कौन साइड का। अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। विभिन्न प्रकार के कलरों का यूज कर रहा हूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? होगी भी तो मैं सुनूंगा नहीं, अपने मन से ही करता हूं मैं काम। कंस्ट्रक्शन कहता है एक्सटेंड, पहला एक्सटेंड के एल अप टू एम। के एल को हमने कहा था क्या एक्सटेंड कर दिया एम तक। सेकंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एम एन ऑन एल एम। एम एन परपेंडिकुलर खींच दिया किसके ऊपर? लिख दी सारी कंस्ट्रक्शन। किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो अब हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड। कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर क्या है? रिजल्टेंट है, और उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए भैया, कुछ है नहीं यहाँ पे, खत्म हो चुका है। ये मेन यही था जो अब तक बताया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आ ही जाएगी आपको। देखिए अब क्या कर रहा हूं मैं कि भैया एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा होगा, आपको दिख रहा है। अगर मैंने अभी आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है ये? यदि मुझे इसका बेस पूरा पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो मैं आसानी से इसका हाइपोटेन्यूस यानी आर की वैल्यू को निकाल सकता हूं। लेकिन समस्या कहां आ रही है? कि समस्या आ रही है कि भैया अपने को बेस तो यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक का बेस पता है जो कि क्या है ए, लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता। पता है क्या? निकाल लेंगे जब नहीं पता। मुझे इसकी वैल्यू भी नहीं पता। अगर मुझे ये पता लग जाए तो ये पूरा पता लग जाएगा यानी बेस, और ये पता लग जाए तो पूरा क्या पता लग जाएगा? परपेंडिकुलर। तो फिर हम क्या निकाल लेंगे? हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो वही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल साइड में खींच लेते हैं। ये छोटा वाला ट्राइंगल मैंने अलग से बना लिया। इसका एंगल कितना भैया? थीटा। ये क्या है? बी। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस।
और ये n है, ये m है, और ये l है। ये छोटा वाला ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इन ट्राइंगल एन एम एल, एन एम एल। इस ट्राइंगल में देखिए, ध्यान दीजिए भैया, इस ट्राइंगल में एन एम एल में देखिए, तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या आता है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? बी। ना मुझे बेस पता है, अरे यार ये बेस लिख दूं इसको, क्योंकि बी तो वो भी है बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ना तो मुझे बेस पता है, ना ही मुझे परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेन्यूज पता है और थीटा पता है अपने को। थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। अच्छा एक चीज देखिए भैया, हम जानते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहां पर परपेंडिकुलर को हमें PER ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या भैया? बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? बी साइन थीटा। किसी को किसी प्रकार की विपत्ति भैया नहीं है, तो हमने परपेंडिकुलर के आगे लिख दिया बी साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब इसी ट्राइंगल में देखिए तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा, बेस तो अपने को निकालना है इसका, छोटे वाला ट्राइंगल है ना ये। हाइपोटेन्यूज क्या भैया? बी है, तो बेस क्या होगा? बेस होगा आपका बी कॉस थीटा। समस्या किसी प्रकार की? तो भैया इसका बेस पता लग गया बी कॉस थीटा। अब इस ट्राइंगल में इस राइट एंगल, अब हम आते हैं भैया इस जो आपको बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना सब कुछ? ये छोटा कर दो, अभी ब्लर दिख रहा होगा, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया, तो नाउ इन टेकिंग ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल एन एम के, नाउ इन राइट एंगल, देखिए ये है राइट, ये है एंगल, ये है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एन एम के। किसको देख रहा हूं मैं? एन एम के, ठीक है। पहले एन एम एल लिया था, अब मैं ले रहा हूं एन एम के। इसका बेस क्या है? इस ट्राइंगल का बेस क्या है पूरा बताइए मुझे। इसका बेस क्या होगा? तो ए प्लस, ये पूरा बेस है ना, तो ये क्या होगा? ये यहां से यहां तक का पूरा बेस है, तो ये क्या? ए पता है, और ये क्या है? तो बेस क्या होगा? पूरा बेस क्या लेगा? तो बेस क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बेस हो गया इस वाले ट्रायंगल का। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है भैया? तो परपेंडिकुलर क्या है? बी, किसको किसको क्लियर है भैया चीजें? ईमानदारी से याद करा करना, नहीं क्लियर है? अपने को निकालना क्या है? हाइपोटेनियस, इसका जो कि रिजल्ट है। तो हाइपोटेनियस अपने को नहीं क्या आता है। हाइपो क्या है भैया? अपना रिजल्ट है, जो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। चलो भैया, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस नहीं, रिजल्ट की वैल्यू निकालनी पड़े वाले ट्राइंगल में। तो भैया क्या लगाऊं मैं? अप्लाइंग पीटीएच, अप्लाइंग पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है भैया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है भैया? यहाँ पर आर, बेस क्या है बेटा? ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है? बी। किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा? पकड़ पकड़ पकड़, ठीक है। इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर ही रहेगा, बोलो हाँ। ये ए है और ये बी है, पूरा बी कॉस थीटा पूरा बी है। तो क्या करेंगे? स्क्वायर इसका ए स्क्वायर, बोलो हाँ, प्लस बी स्क्वायर, बोलो तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बोले तो ए, और बी बोले तो बी।
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ 2ab लिख दिया बस, ठीक। और यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलोगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं लिखना है आपको, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। ये क्या होगा 2ab कॉस थीटा, क्या होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और इसको मैंने एक साथ लिखा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर। जब इन दोनों को मैं साथ लिखूं, दोनों में बी है ना, बी स्क्वायर, वो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर क्या बचेगा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या होता है 1 होता है ना, तो इसे लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 मत लिखो, 2ab कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है किसका मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट, यानी ए और बी का जो रिजल्ट आया, वेक्टर आया, उसका ये क्या है मैग्नीट्यूड है। अब इसके पास डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन क्या है बीटा, उसको भी निकालनी है अपने को, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया ये क्या था बी साइन थीटा था, और ये क्या था ए प्लस बी, ये क्या था बीटा था, ये क्या था, यही तो निकालना अपने को डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या लगाऊं tan थीटा, क्या लगाऊंगा देन tan थीटा नहीं होगा, tan बीटा होगा इस बारी, ठीक है। क्या होता है परपेंडिकुलर कौन में बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चा बी, और बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स कहते हैं। खैर इसे इतना ही छोड़ दिया, वरना बेकार में भी आपके लिए आफत हो जाएगी। तो जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी होगी तो tan यूज करोगे, जो कि किसके बराबर होगा बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया भैया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ये हो गया। अभी अपने को पैरेललोग्राम भी करना है, ठीक है। अभी क्या करना है पैरेललोग्राम, ठीक है। आते हैं भैया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लो, एडिशन। एग्जाम में आने की संभावना इसकी होती है 99.9%। आएगा भाई, मैं जो बोल दूं आते ही आता है हर साल, अरे आएगा भाई। तेरे स्कूल का पेपर भेज दूं माउंट एलिवेंट का, 3-4 बार का पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए भैया पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पे आप बात करते हैं, ठीक है, बड़ा आसान सा लॉ है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपने को दो, मतलब पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करना, बाकी दो वेक्टर अपने को दे रखे हैं। एक वेक्टर क्या है, आइए इसके चित्र पे बात ध्यान दें, ध्यान दीजिए चित्र पे, ये है आपका पहला वेक्टर, क्या है ये दूसरा वेक्टर है, नीचे आ गए, ये दूसरा वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बी, और दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है। अच्छा बताओ ये सेम ऑर्डर वेक्टर है या अपोजिट ऑर्डर वेक्टर है, तो अपोजिट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर टेल टेल कौन साइड है मिली हुई। बताओ मैंने कह दिया अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, पैरेललोग्राम लगे, पैरेललोग्राम तो बना ही नहीं है, अरे बन गया, बना दो, लाइन पाड़ दो यहाँ पे, बना दो इसको पैरेललोग्राम।
है। ठीक है, एक लाइन और खींच देते हैं। है कहा जा रहा भाई, क्या बन गया ये जो डॉटेड लाइन है आपको डॉटेड ही बनानी है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? बन गया पैलोग्राम। लॉ पता क्या कहता है? कहता है पैलोग्राम का पहली साइड पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी एडजेसेंट साइड मतलब सामने वाली साइड, एडजेसेंट साइड कहते हैं इसको, ठीक है, दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए, पैरेललोग्राम की पहली साइड, दूसरी एडजेसेंट साइड, तो इसका जो डायगोनल होगा किसको करेगा? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? तो वो भी बना लेते हैं भैया, रिजल्टेंट भैया को भी। ये है आपका रिजल्टेंट। ये क्या है आपका रिजल्टेंट? बात चुप हो जा। पैरेललोग्राम दिख रहा है, डेरिवेशन वही आएगी ट्राइंगल की, कुछ नहीं चेंज है, कुछ भी नहीं चेंज है, एक वर्ड भी नहीं चेंज है। डायग्राम भी ऊपर वाला भूल जा, सब कुछ ऊपर वाला सब कुछ। ये क्या बन गया भाई? ट्राइंगल तो बन गया। ये क्या है? बी, तो ये भी क्या हो गया? बी। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है ना। ये एंगल थीटा है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कर दिया तो ये क्या हुई? एक ही डायरेक्शन। ये क्या हुई? ये एक ही डायरेक्शन होगी, और ये क्या है? बी की डायरेक्शन। तो इनके बीच में देखिए, यहाँ पर ये क्या है? थीटा एंगल है, तो ये भी क्या होगा? कौन सा एंगल कहते हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है भैया। अब यहाँ पर एक लाइन और खींच दो। हे, चली जा, हटाया, मर जा। ठीक है, थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ बी को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ ये सॉरी, ये डायरेक्शन ऑफ बी को, और ये किसको कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ ए। उनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। क्योंकि यहां पर भी क्या है? डायरेक्शन ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ ए के बीच में एंगल कितना है? थीटा। समझ गया भैया? नाम भी वही दे देते हैं। यहाँ पे एन क्या था? के, के एल एम। ठीक है, कहाँ वो लिख रहा है? बस हो गया इतना ही, ठीक है, बस हो गया। अच्छा, ये क्या था? परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी बी साइन थीटा, है ना। और ये क्या था? बेस था, और बेस की वैल्यू क्या आई थी? बी कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है? हाइपोटेनियस साइन थीटा, और बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if first vector represent the first side of the पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेलल लाइन को पैरेलल हो गया और ग्राम, तो समझ जाना पैरेललोग्राम लिखा होगा। पहला वेक्टर जो होगा पहली साइड को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट सेकंड वेक्टर, देन their result is represented by a diagonal of parallelogram,
समझ गए भैया? प्रोवाइडेड दैट both vectors are in opposite order, डायरेक्शन अलग होती है और ऑर्डर अलग होता है, ठीक है? ठीक है, एडजसेंट साइड, ठीक है? अब देखिए भैया, समझ में आ गया? अब करते हैं कंस्ट्रक्शन, वही है। कंस्ट्रक्शन क्या करा है? पहला, एक्सटेंड किसको? के एल अप टू एम सेकेंड, ड्रॉ परपेंडिकुलर एन एम ऑन एल एम। ये एन एम नाम का परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है भाई? प्लीज देखिए, ठीक है? अब आ रहा है कैलकुलेशन फॉर रिजल्टेंट। कैलकुलेशन फॉर और रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं भैया? कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए, इन ट्राइंगल एन एम के बेस क्या है भैया? बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा। अपने को क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूस। क्या निकालना है? जो क्या है? रिजल्टेंट है, और उसकी वैल्यू है नहीं पता। अब ये सॉल्व करोगे, ऑन सॉल्विंग बाय पीटीएच, आर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको पूरा करना है, ठीक है? कॉपी कर लेना, वहां से निकल मार लेना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? tan बीटा से निकलेगा, परपेंडिकुलर कौन में? बेस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? बी, और बेस क्या है? ए प्लस बी। समझिए बेटा? अब आते हैं भैया इसके स्पेशल केस पे, ठीक है? स्पेशल केस, स्पेशल केस में देखिए भैया, मैंने कहा था जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जो रिजल्ट होता है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आता है। परसों याद है? ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, तो रिजल्ट जो था उन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर था। याद है? देख लो यार, एक बार इसमें अप्लाई कर देना, तो ये देखते हैं भैया, इफ ए पैरेलल टू बी, तो इनके बीच में थीटा क्या बनेगा? 0 बनेगा। क्या बनेगा? तो रिजल्ट क्या होगा? अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल कितना है भैया? क्योंकि पैरेलल, तो एंगल क्या होगा? 0। आर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या बन गया आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर से अंडर रूट क्या हुआ? कैंसिल। तो रिजल्ट क्या हुआ? दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ रहा नहीं आ रहा? यही तो लिखा था मैंने, ए प्लस बी के, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ए प्लस बी के बराबर, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होगी भैया? tan बीटा से निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्या होता है? बी साइन 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 देखा उनके बीच का एंगल। ए प्लस बी कॉस, तो भैया साइन 0 0 होता है,
तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो इसे पूरा सॉल्व करोगे 0 आएगा। क्या आएगा? तो भैया tan की कौन सी वैल्यू 0 होती है? tan 0 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? तो इसको हम लिख सकते हैं 0 को tan 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो tan की यहाँ पे 10 है और बीटा की यहाँ पे क्या है, 0। यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट क्या होगा, 0 डिग्री होगा। समझ गया? मतलब रिजल्ट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन, जैसे ए ये रहा, बी ये रहा, तो रिजल्ट भी क्या होगा, इधर ही होगा। रिजल्ट भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन। आपको याद है ना, आपके पिताजी और आप एक ही डायरेक्शन में किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो रिजल्ट क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो रिजल्ट का भी एंगल क्या है, 0। रिजल्ट का भी एंगल 0 का मतलब क्या है, ए बी की ही डायरेक्शन में रिजल्ट भी है। चलो भैया अगला, इफ ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू एंटी, इसमें माइनस करते थे रिजल्ट याद है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और कॉस 180 माइनस 1 के बराबर होता है। क्या होता है? तो रिजल्ट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है, -1। क्या होता है? तो ये आएगा आर इक्वल्स में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस -2ab हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया। और मैंने बताया था रिजल्ट इस केस में उसी डायरेक्शन जाता है जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर होता है, याद है। ठीक है, तो डायरेक्शन आर वेक्टर क्या होगा, tan बीटा से दोगे साइन बी साइन 180 अपॉन में a प्लस बी कॉस 180। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। a प्लस बी कॉस 180 -1 होता है, वैसे 0 आना है। तो tan बीटा 0 कब होती है भैया, tan 0 होता है। अगर आप कंपेयर करो, काटना नहीं है tan को, tan की जहां पे tan है, बीटा की यहाँ पे क्या है। तो इस बार भी रिजल्ट क्या हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन 0 डिग्री का एंगल किसके साथ होगा, जो बड़ा वाला वेक्टर होगा। क्या होगा, बड़े वाले वेक्टर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, याद है ना। देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां पर क्या है 4 न्यूटन, क्या है यहां पर क्या है 10 न्यूटन, रिजल्ट क्या होगा 6 न्यूटन, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। तो रिजल्ट 6 न्यूटन का आएगा इधर की तरफ। तो ये 6 न्यूटन इसके साथ क्या है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री के साथ है। ठीक है, तो जो रिजल्ट का एंगल 0 डिग्री आ रहा है, तो ये कौन से वाले वेक्टर के साथ है, बड़े वाले वेक्टर के साथ। ठीक है, बड़े वाले वेक्टर के साथ। चलो एक केस और कर लेते हैं। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो इसका मतलब इनके बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री का, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, आपको बता दूं कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, साइन 91 होता है पगली। ठीक है, साइन 91 होता है और कॉस 90 0 होता है। कौन बोला था उनमें, इनमें से इसी लाइन में से और इसी लाइन में से किसी ने बोला है, इनने बोला ना, तूने बोला। आर इक्वल्स टू में क्या होगा भैया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस 90 क्या हुआ, कॉस 90 क्या होता है 0। तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0। आर इक्वल्स टू क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस, यानी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो रिजल्ट क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो ये देखिए tan बीटा इक्वल्स टू में बी साइन 90
ए प्लस बी कॉस 90 है ना। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? और साइन 91 होता है। तो क्या होगा? tan बीटा इक्वल्स टू में इधर क्या होगा? बी साइन 90 क्या हो गया? 1 ए प्लस बी कॉस, ये पूरा 0 हो गया। तो बी अपॉन में क्या हो गया? ए। इसे यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे सॉल्व करेंगे बाद में। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। देखिए भैया, ओए कह रहा भैया टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज क्या इक्वल है। ठीक है, ए और बी जो है ना वो दोनों इक्वल है। ठीक है, हैव देयर रिजल्टेड इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्ट भी उनके बराबर ही है। मतलब ए और बी का जो रिजल्ट है वो भी क्या ए और बी के ही बराबर है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इसको दो तरीके से पूछा गया, एक सेंट्रल स्कूल में पूछा गया, दिल्ली 2002 में पूछा गया। ठीक है, माउंट एलिवेंट वगैरह स्कूल की बात नहीं कर रहा है, ऐसे स्कूलों में नहीं पूछा था। देखिए भैया, तो भैया अरे ये कौन सा आ गया? ओ हो गया हो गया। अबे टाइम लेंगे इसमें, कुछ भी नहीं है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर तीनों ही क्या है? बराबर है। मैंने किसके बराबर ले लिया? एक्स के। तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? एक्स। फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल्स टू में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है? एक्स है, ए की वैल्यू भी एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी की वैल्यू भी एक्स है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। 2a की वैल्यू ये क्या होगा? 2 बार एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर cos थीटा। अब ये अंडर रूट है इधर, तो अंडर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करोगे? इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर का अंडर रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी बड़े प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूं, अगली क्लास में देखना क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से पढ़ के आना। बस अच्छे से पढ़ के आगे क्वेश्चन मैं कितना भी हार्ड कराऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर cos थीटा। ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। इधर देखिए भैया 2x स्क्वायर दोनों में कॉमन है, निकाल दीजिए बाहर। 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। यहां पर जिसके पास मैथ्स नहीं है शायद उसको रटना पड़े इस चीज को। 1 बाय में 2, 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा। ठीक है भैया, तो इस 1 को इधर ले आओ तो क्या होगा? cos थीटा हाफ माइनस 1 क्या हो? माइनस हाफ। क्या आ गया? आपको बता दूं cos माइनस हाफ जो होता है, माइनस हाफ जो होता है cos की कौन से एंगल पे आता है? तो 120 डिग्री के एंगल पर। क्या आता है? तो इसको हमने लिख दिया cos 120। तो अगर इन दोनों कंपेयर करो तो cos से cos बराबर है, थीटा की यहां पे क्या आएगा? यही तो निकालना, यही आंसर है। ये उससे भी टुच्चा क्वेश्चन है। कह रहा भैया F1 कितना रखा है? 5 न्यूटन। F2 कितना रखा है? 7 न्यूटन। और एंगल कितना रखा है इनके बीच में? 60 डिग्री का। आपको क्या निकालना है? रिजल्ट निकालना है। तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? R इक्वल्स टू में F1 स्क्वायर प्लस 2F1F2, वही ए और बी की जगह पे F1F2 आ गया, क्या दिक्कत है? R इक्वल्स टू में क्या हुआ? 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 5 7 और cos 60 आपको बता दूं तो 1 बाय में 2 होता है। क्या होता है? तो भैया R इक्वल्स में क्या हुआ? ये कितना रहेगा भैया? 25 और 49 क्या हुआ? 64 हो गया। नहीं 74, 74 आएगा गधे। प्लस और ये देगा 35 70 और ये क्या होगा? हाफ। ये 35 बार गया, इसको ऐड करो तो क्या होगा? 109। ठीक है भैया, ये इतना न्यूटन रिजल्ट आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी? तो भैया tan बीटा इक्वल्स टू में बी आता था ना, बी अब नहीं आएगा, अब F2 आएगा। ठीक है, तो F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2, ए और बी को F1 F2 से रिप्लेस करो।
F2 कितना बेटा 7 साइन 60, F1 कितना है 5 7 कॉस, सॉल्व कर लीजिए, बीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है भैया, तो यही था। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, इस सबको कॉपी करके आना, नहीं करके आओगे तो भैया मेरी गारंटी नहीं आपको समझ में आए ना आए, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मिलते भी जय हिंद जय भारत।